नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पैंथर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी का पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे होंगे या अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से आप लोग समर्पित भाव से काम कर रहे होंगे। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले हम सभी पैंथर एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और हमारे जो पैंथर एकेडमी की टीम है उसकी तरफ से यही ईश्वर से कामना की जा रही है कि आप सभी लोगों की जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं वो भगवान शिव जल्द से जल्द पूरी करें और आपके परिवार में आपके सफल होने की खुशियां आए और आप सभी लोग अपना जीवन मंगलमय जीवन का निर्वहन करें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। इसका आशय यह है कि अगर हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमने सेट किया है तो हम उसको प्राप्त करने के लिए आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं अगले दिन हो जाएगा, ऐसे जो एक्टिविटियां हैं उनको करके हम लक्ष्य के प्रति अपनी भावना को और भी ज्यादा दूर कर देते हैं। क्योंकि लक्ष्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप ही को काम करना होगा और लक्ष्य के प्रति जब आप ईमानदार होंगे तब आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन जो है, पहला दिया गया है 27 फरवरी, दूसरा दिया गया है 24 फरवरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 मार्च और फिर आपका दिया गया है 10 फरवरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। अब सबसे बड़ी बात यह है यहां पे कि 27 फरवरी 2020, 27 फरवरी 2020 से प्रोटीन दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। अब यहां प्रोटीन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके और भी बनते हैं विज्ञान के सेशन में कि प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन जटिल अणुओं का एक समूह है। प्रोटीन है क्या? जटिल अणुओं का एक समूह है। साथ ही साथ इसका शरीर में क्या कार्य होता है तो आप ये समझिए कि शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों के निर्माण में या शरीर के जो सेल्स हैं उनके टूट फूट में जितना कार्य होता है उसका निर्वहन प्रोटीन करता है। क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रोटीन का कार्य क्या है, तो वहां पर शरीर में ऊतकों के निर्माण और शरीर में सेल्स के जो टूट फूट है उनका रिपेयर करना ये प्रोटीन का कार्य है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये प्रोटीन के अलग अलग टाइप हैं वो जो नाखून में और बालों में पाए जाते हैं। आइए दूसरा विकल्प देखते हैं 24 फरवरी के बारे में। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद और शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगर यही हम बात करें 3 मार्च का तो वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगर हम यही बात करें 10 फरवरी का तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के द्वारा इतना जानकारी आपको प्राप्त होता है। अब दिवस से जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने का जो
आपका पिछला जो रिकॉर्ड रहा है वो डायरेक्ट आपके दिवस पूछ लिए जाते थे, लेकिन आपको अब यहां पर दिवस के साथ साथ उसकी थीम भी याद करनी होगी या याद रखना होगा। तो प्रोटीन दिवस का जो थीम है खाद्य, प्रोटीन दिवस 2022 का जो थीम है वो है खाद्य भविष्यवाद, खाद्य भविष्यवाद। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीता? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका है राफेल नडाल है, दूसरा रोजर फेडरर है, तीसरा नोवाक जोकोविच है और चौथा जो है डेनियल मेदवेदेव है। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका राफेल नडाल होगा। यहीं पे राफेल नडाल से संबंधित जानकारी अगर इकट्ठा कर ले तो यहां देखें कि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। तो सबसे पहले जान लें कि राफेल नडाल स्पेन से संबंधित है, स्पेन के निवासी हैं। साथ ही साथ राफेल नडाल जो है इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है। साथ ही साथ इन्होंने 91 एटीपी कप भी जीता है। और अगर बात करें 2022 की तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन कप 2022 का भी इन्होंने टेनिस कप जीता है। अब अगर यही बात करें रोजर फेडरर के बारे में, जो रोजर फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। जैसे राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है तो रोजर फेडरर ने 17 ग्रैंड स्लैम जीता है। यही बात करें नोवाक जोकोविच का तो नोवाक जोकोविच ने इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता कौन रहे तो वहां आपका आंसर जो होगा वो नोवाक जोकोविच होगा। अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विजेता कौन रहे तो राफेल नडाल होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। अगला है डेनियल मेदवेदेव, ये रूसी हैं, स्विस निवासी हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता। एक बार अगर हम पुनः इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन का खिताब जीता? तो आपका पहला ऑप्शन जो है राफेल नडाल है, दूसरा ऑप्शन रोजर फेडरर है, तीसरा ऑप्शन आपका नोवाक जोकोविच है, चौथा डेनियल मेदवेदेव है। आपका आंसर जो होगा राफेल नडाल होगा। राफेल नडाल से संबंधित जानकारी अगर देखें तो ये स्पेन के निवासी हैं, इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीता और 91 एटीपी कप जीता। साथ ही साथ रोजर फेडरर के बारे में बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और इन्होंने 17 ग्रैंड स्लैम जीता। और फिर अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये सर्बिया के निवासी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीता। और डेनियल मेदवेदेव के बारे में बात करें तो ये रूसी हैं या स्विस निवासी हैं, इन्होंने यूएस ओपन 2021 की खिताब जीती थी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। हाल ही में सेबी की पहली अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब यहां आपको सबसे पहले जानना होगा
कि वास्तव में ये सेबी क्या है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति एवं नियमन विनियमन बोर्ड। अब यहां से कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके लिए एक अधिनियम आया था, अधिनियम 1992। और इसकी स्थापना जो हुई वो स्थापना आपकी हुई 12 अप्रैल 1992। अब बात करते हैं यही कि सेबी करता क्या है। जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार जिसको कह लीजिए, शेयर बाजार है, इसका नियंत्रण करता है। शेयर बाजार की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो होती है वो सेबी की होती है। अब अगर हम इसमें इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो इनका आंसर जो होगा आपका ये माधवीपुरी बुच। इनको सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य विकल्प के बारे में भी अगर हम बात कर ले तो यहां पर दिया गया है शोभा मंडल जी के बारे में। तो ये शोभा मंडल जी जो है ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको आप सेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे? शोभा मंडल को। यही बात करें अलका मित्तल की, तो अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर धृति बनर्जी के बारे में अगर बात करें तो इनको पहला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां इसको पूछ लिया जाता है मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है, कोलकाता में है। इस क्वेश्चन के से आपको इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं। यकीन मानिए अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो एक दिन आपके लिए ऐसा समय आ जाएगा कि आप स्थापना से लेकर या जो आपके प्रमुख संस्थान हैं, ऐसे क्वेश्चनों के आधार पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे अध्ययन करते करते जितने भी संस्थान हैं उन सारे संस्थानों का नाम, उनके संस्थापक या उनसे संबंधित जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे उनके नामों को हम लोग ऐसे देखते देखते याद कर लेंगे। आपको ज्यादा परीक्षा का दृष्टिकोण से बढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में खजुराहो नृत्य का आयोजन कहां किया गया? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा आपका ऑप्शन है केरल। आइए हम लोग देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा मध्य प्रदेश। अब यहीं पर अगर हम मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करें तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में भारत के सापेक्ष में सर्वाधिक बाल मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है। जनसंख्या नगरीकरण जब आपका पोर्शन आएगा उस दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में सर्वाधिक
मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहीं पर अगर खजुराहो की बात करें तो खजुराहो मंदिर भी जो है वो कहां है, मध्य प्रदेश में है। मंदिर मध्य प्रदेश में है। अब बात आती है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किनके द्वारा हुआ था, तो चंदेल शासक, चंदेल शासक के द्वारा 10वीं से 12वीं सदी में। कभी कभी आपके मंदिर से आपके जो कला और संस्कृति का भाग है वहां से आपको इनकी शैली पूछ ली जाती है कि निम्न में से यह मंदिर किस शैली में निर्माण किया गया, तो इसकी जो शैली है वो नागर शैली है। क्या है, नागर शैली है, नागर शैली। अब यही बात अगर हम उत्तर प्रदेश से संबंधित करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है। साथ ही साथ अगर हम देखें सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, सर्वाधिक विधान सभा की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं, 403 सीटें। साथ ही साथ अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे देखें, क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का चौथा राज्य है ये। अगर यहीं पे हम इनका जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, जनघनत्व जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। और उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कथक है, कथक है। अब यहीं पे आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, अमरावती है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से अगर हम और जानकारी लें तो आंध्र प्रदेश से 2014 में आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा एक निकलकर जो कि आपको तेलंगाना के रूप में अलग हुआ 2 जून 2014, 2 जून 2014, और ये भारत का नवीनतम राज्य है। आगे आइए केरल से संबंधित देखें तो पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो वो केरल में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपको आज लग रहे होंगे कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप परीक्षाओं के विगत वर्ष के पेपर को उठाकर देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में आपके साथ या आपके बीच में जरूर आए हुए हैं। इसी नाते हमारी ये कोशिश होती है कि इन 4 जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों से संबंधित जानकारी, आपको कुछ न कुछ जानकारी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है उनको आप तक पहुंचा दिया जाए। और इस सेशन का सबसे बड़ी खास बात आपके लिए ये होने वाली है कि आप जैसे हमारे साथ बने रहेंगे लगातार तो आप देखेंगे जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होना है, वो सिलेबस आपको बर्डन बनके नहीं आएगा। वो धीरे धीरे आपको ऐसे हम क्वेश्चन वाइज करंट अफेयर के साथ ही आपको बताते चलेंगे और आपको रिपीट भी किया जाएगा, बताया भी जाएगा और रिकॉल भी करवाया जाएगा और आपकी चीजें ये और बेहतर हो जाएंगी। विश्वास मानिए, आप संस्था के साथ जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को किस ऑपरेशन द्वारा वापस लाया जा रहा है? आज के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन का जो वेटेज है वो काफी है, क्योंकि सारे जो सुर्खियां हैं, मतलब सारे देश जो हैं, उन देशों की निगाहें जो लगी हुई हैं वो रूस और यूक्रेन के विवाद पे लगी हुई है। संभावना यहां तक बन रही थी कि हो सकता है इसके द्वारा विश्व युद्ध जैसी कोई भयावह स्थिति न उत्पन्न हो। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो प्रायिकता है
आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो आवश्यक है। और इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के आधार पर अगर हम देखें तो जो यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास जो है वो किस नाम से किया जा रहा है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो आपका है पहला ऑप्शन ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सरद हवा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसका जो सही आंसर आपका होगा ये होगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं उनके अगल बगल देशों से उनको कैरी किया जा रहा है और यहां से जो भारतीय लाए जा रहे हैं उनके लाने का जो क्रम है वो ऑपरेशन गंगा के तहत है। अब इसमें अन्य भी महत्वपूर्ण विगत पिछले कुछ महीनों में आपके तमाम सारी प्राकृतिक आपदाएं और तमाम सारी ऐसी अनहोनी हुई जिसके द्वारा तमाम सारे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, तो उसमें भी देखना है कि ऑपरेशन सरद हवा किससे संबंधित है। तो राजस्थान राज्य, राजस्थान में जैसलमेर में घुसपैठी मतलब आतंकवादियों के घुसने की जो एक व्यवस्था थी वो जाड़े के दिनों में कोहरा घना होने की वजह से उसकी आड़ में छिपकर जो घुस जाते घुसपैठी उसी को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन सरद हवा। तो ऑपरेशन सरद हवा का जो संबंध है वो घुसपैठियों से है, आतंकवादियों से है जो राजस्थान राज्य के आधार पर इंटर कर रहे थे। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात हम करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेशन है। अभी विगत कुछ महीने पहले आपने देखा कि अफगानिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया था जिसके द्वारा वहां पर भारतीय जो निवासी थे वो फंसे हुए थे। तो भारतीय जो भारत सरकार है इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन देव शक्ति रखा गया और इसी के द्वारा भारत अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में अगर बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध जो है कोविड 19 के दौरान मालदीव देश में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। आपके परीक्षाओं में यहां से ऑपरेशन या सम्मेलन या आपके युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में इन सारी चीजों का प्राथमिकता और भी बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पहली प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है कोविफेंज दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका कोवैक्सीन दिया गया है, तीसरा स्पुतनिक भी दिया गया है, चौथा कोविशील्ड दिया गया है। आपका जो सही आंसर होगा वो कोविफेंज होगा। अब कोविफेंज के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले कि ये प्लांट आधारित है तो ये किस देश ने इसको खोजा, तो इसको खोजा कनाडा ने, कनाडा के द्वारा। अब ये किस आयु वर्ग के लिए ये पर्याप्त होगा, तो ये 17 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के आयु वर्ग के लिए ये पर्याप्त होगा। अब यहीं पर कनाडा से संबंधित कुछ जानकारी अगर हम इकट्ठा कर ले तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे विश्व में सबसे ज्यादा तट रेखा या आप ऐसा भी कह लें कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, कनाडा है। अगर हम यही बात कर लें कनाडा में, तो कनाडा में जो एक आपका स्थान है विनिपेग, इसको गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कनाडा में विनिपेग जो है वो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। और कनाडा में ही आप देखेंगे एक स्थान है मॉन्ट्रियल,
मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल स्थान है और प्रोटोकॉल का संबंध ये है कि 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक होता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है और इसका संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण से। अब यही कनाडा की राजधानी के बारे में बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा है और कनाडा में ही अथावास्का झील है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और कनाडा में ही अखबारी कागज के लिए भी कनाडा जाना जाता है। इतने क्वेश्चन आप कनाडा से जानिए, आपके लिए आवश्यक होगा। और कनाडा किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। आइए एक बार पुनः इसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो हमारा क्वेश्चन था हाल ही में चर्चा में रही प्लांट आधारित कोवैक्सीन जो है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कोविफिन्ज। कोविफिन्ज किस देश के द्वारा खोजा गया? तो ये कनाडा के द्वारा। और ये किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कार्य करेगा? तो ये 17 से 64 वर्ष के लोगों के लिए कार्य करेगा। और कनाडा के बारे में कुछ आवश्यक चीजें जो हमने जाना कि कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कनाडा की तटरेखा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। कनाडा में विनिपेग है जहां विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। साथ ही साथ कनाडा में ही मॉन्ट्रियल है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 में। इसका संबंध ओजोन संरक्षण से है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा में अथावास्का झील है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है और कनाडा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? अब यहां पर आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है चंद्रयान फर्स्ट, दूसरा दिया गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन, तीसरा दिया गया है चंद्रयान 2, चौथा दिया गया है मंगलयान 2। यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो चंद्रयान 2 होगा, चंद्रयान 2। अब यहीं पे थोड़ी थोड़ी जानकारी हम थोड़े अन्य विकल्पों के बारे में अगर इकट्ठा कर लें तो चंद्रयान फर्स्ट ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। भारत का पहला चंद्र मिशन था। और ये 2008 में प्रारंभ किया गया, 2008 में। अगर यही हम बात कर लें मार्स ऑर्बिटर का, तो मार्स ऑर्बिटर भारत का पहला मंगल मिशन था। मार्स ऑर्बिटर भारत का पहला मंगल मिशन था, मंगल मिशन। ये 2013 में किया गया। अगर यही बात करें हम चंद्रयान 2 का, तो चंद्रयान 2 जो है आपका 19 जुलाई 2019 को किया गया। चंद्रयान 2 2019 में प्रक्षेपित किया गया और इसका जो यान था वो आपका GSLV मार्क इसका जो प्रक्षेपण यान था GSLV M3 ये प्रक्षेपण यान था, इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। इसके 3 भाग थे जिसको ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के नाम से जाना गया। अब अगर हम यही बात कर लें आपके मंगलयान 2 का, तो ये भारत
की आगामी मिशन है, इसको 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अब एक पॉइंट यहां सबसे पहले है इसरो से संबंधित कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त, इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 में किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया। इस समय पूछ लेता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ, ये इस समय इसके अध्यक्ष हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा होप आइलैंड कहां स्थित है। यहां पर होप आइलैंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि होप आइलैंड कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है केरल, आपका दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, और तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश होगा। यही हम केरल के बारे में बात करें तो केरल को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इतिहास से संबंधित अगर केरल को देखें तो मोकला विद्रोह 1922 में केरल से ही प्रारंभ हुआ था। अब यही तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 में स्थापित भारत का नवीनतम राज्य है, जिसकी राजधानी जो है वो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। अब अगर हम बात करें तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, और यहां पर पोंगल त्योहार है, ये यहां का प्रसिद्ध त्योहार है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ये आपका भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन श्रीलंका से, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर से, तीसरा जापान से और चौथा ऑस्ट्रेलिया से। यहां जो सही आंसर आपका होगा आपका जापान होगा। भारत के साथ विभिन्न देशों के साथ युद्धाभ्यास होता है और विभिन्न परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से धर्म गार्जियन या समुद्र शक्ति, मित्र शक्ति या सूर्य किरण, ऐसे युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ। तो यहां पर जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है वो जापान के साथ हुआ। भारत और जापान के बीच एक युद्धाभ्यास और भी होता है जिसे जाइमेक्स बोलते हैं, जाइमेक्स युद्धाभ्यास। सिंगापुर के साथ भारत का सिम्बेक्स होता है, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, इनका संयुक्त अभ्यास होता है मालाबार युद्धाभ्यास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। ये लास्ट प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक प्रश्न है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, देखिएगा ये कहीं किसी ना किसी परीक्षा में इसका आना तय है। आइए
देखें, पहला ऑप्शन आपका है विश्व आर्थिक मंच, दूसरा नीति आयोग, तीसरा विश्व बैंक और चौथा यूएनडीपी है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा विश्व आर्थिक मंच। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वह होगा विश्व आर्थिक मंच। अब विश्व आर्थिक मंच का सबसे पहला आपका क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई। अब अगर दूसरा क्वेश्चन इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। और ये गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है। यही अगर नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई है वो 1 जनवरी 2015 में हुई है। नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो इसे एक उपनाम से जाना जाता है, सरकार का थिंक टैंक, सरकार का थिंक टैंक, थिंक टैंक। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष कौन होता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री, और वर्तमान में इसके जो सीईओ है, सीईओ अमिताभ कांत। विश्व बैंक के बारे में अगर बात कर लें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई, स्थापना 1944 में हुई। और इसकी जो मुख्यालय इसका जो है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष जो है वो डेविड मालपास है। अगर यही यूएनडीपी के बारे में बात करें तो यूएनडीपी की स्थापना जो है 1624 में हुई, स्थापना 1624 में हुआ। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से संस्था की तरफ से आपके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है कि जो स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको करंट अफेयर भी उपलब्ध कराया जाए। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ संस्था का जो प्रेम स्नेह आपने बना रखा है उस पे संस्था की तरफ से आपका ढेर सारा आभार है। और हम ये चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहें और अपना और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कार्य करते रहें। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बार पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना संस्था की तरफ से। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।